पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जल्दी से जाकर रोरो जब देखती है और कहती है पीटर, तो वो पर्सन डरता है और कहता है कौन? मैं पीटर नहीं हूँ। तो रोरो उसकी ये बात सुनकर मायूस हो जाती है और कहती है ओ लगता है मुझे गलतफहमी हुई है। और लेडिया उन दोनों को देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर चल क्या रहा है, और वो कहती है तुम्हें इसे इस तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं और तुम मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि ये एक सर्वेंट है मेरे लिए। जब मुझे कोई पनिशमेंट मिलनी हो तो मेरी जगह इसको बीट किया जाता है। तो रोरो समझ नहीं पाती, हाँ क्या कहा तुमने? तो लेडिया बताती है कि नोबल के बच्चों के पास हमेशा कोई ऐसा होता है कि जो उनकी जगह पर पनिशमेंट रिसीव करता है ताकि उनको कोई मसला ना हो। ऐसा हो सकता है कि नोबल के बच्चों पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करे, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है? फिर वो कहती है ठीक है रोरो, अब से तुम मेरे साथ जो है वो क्लासेस लोगी। क्लास के स्टार्टिंग में ही टीचर जो होती है वो रोरो को डांट रही होती है कि आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि मैंने आपको क्या कहा है, और वो कह रही होती है आई एम सॉरी। तो टीचर कहती है चलो तो दोबारा से अच्छे तरीके से वॉक करके मुझे दिखाओ। फिर कहती है मैंने कहा है अपना पोस्चर ठीक करो, एटलीस्ट तुम ये तो कर सकती हो कि तुम लेडी लेडिया को कॉपी ही कर लो। कितना अच्छे से वो अपने पोस्चर को मेंटेन करती हैं। लेडिया की आवाज आती है कि आप इस पर जरा हार्ड ना हो मैडम, रोसलीन को पहले कोई चांस नहीं मिला कि वो ऐसी चीजें सीख सके। तो चुपचाप रोरो उसकी बात सुन रही होती है और कहती कुछ नहीं। वो रियलाइज करती है कि उसके जो पाँव हैं वो दुखना शुरू हो गए हैं और कहती है अब तो मेरे से अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, अब मैं क्या करूं? लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने बड़ी मुश्किल से मनाया होता है कि उसको परमिशन दी जाए कि वो एटिकेट की क्लास ले सके। तो वो कह रही होती है डार्लिंग अभी तुम बहुत ज्यादा यंग हो ये लेसन सीखने के लिए। पर वो कहती है प्लीज ग्रेस आप मुझे परमिशन दे देना, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कोई भी ट्रबल केस नहीं करूंगी। तो ड्यूक की जो मिसेज होती हैं वो कहती हैं जब से ये यहाँ पर आई है इसने कभी भी कोई डिमांड नहीं की और इसने पहली दफा कोई बात कही है, तो मैं इसकी बात को कैसे टाल सकती हूँ? लेकिन ये भी बहुत छोटी है कि वो इतना बर्डन खुद पर ले ले। तो फिर रोरो बहुत मोटिवेट होते हुए कहती है प्लीज आप मुझे परमिशन दे दे, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। फिर वो कहते हैं ठीक है, जैसा कि तुम बहुत ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें परमिशन दे देती हूँ, लेकिन तुमने खुद को ज्यादा फोर्स नहीं करना और जब तुम्हें छोड़ने का मन हो और तुम्हें लगे कि तुम ये नहीं कर सकती तो तुमने खुद को ज्यादा पुश नहीं करना। तो वो कहती है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगी। और वो सोच रही होती है बड़ी मुश्किल से परमिशन ली है तो मैं गिव अप नहीं कर सकती। और टीचर को कहती है प्लीज आप मुझे एक और चांस देंगी। तो टीचर कहती है नहीं, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तुम ध्यान से मेरी बात को नहीं सुनती इसलिए तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो वो पर्सन आकर कहता है जिसको रोरो ने पीटर समझ लिया होता है, वो कहता है एक मिनट रुकिए। फिर लेडिया आकर कहती है रोसलीन तुम इस बारे में सोचो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें हर्ट होगा, मैं तुम्हें लियोन उधार दे देती हूँ, वो तुम्हारे हिस्से की पनिशमेंट ले लेगा। फिर वो उसकी तरफ देखती है और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी हिस्से की पनिशमेंट कोई और ले। तो कहती है नहीं, मैं किसी और को अपनी जगह नहीं पनिश होने दे सकती। तो यहाँ पे लेडिया का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो कहती है ओ अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि हम जो नोबल्स हैं वो थोड़े सख्त दिल हैं और किसी पर रहम नहीं खाते। वो कहती नहीं नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा। फिर वो मुड़ते हुए कहती है चलो तो ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाती है टीचर के सामने कि आप मुझे पनिश कर सकती हैं। फिर टीचर उसको पनिश कर रही होती है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एंडी होता है वो बहुत गुनगुनाते हुए बास्केट में स्नैक्स पकड़े जा रहा होता है और कहता है ये जो स्नैक्स हैं ये मैंने बहुत मुश्किल से प्रिपेयर करवाए हैं रोरो के लिए। और फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने रोरो को कहा था कि मैं अब से तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता क्योंकि मैंने स्वॉर्डमैनशिप की क्लासेस लेनी है। फिर वो रोरो के पास दोबारा आता है तो रोरो कहती है कि ओ सॉरी मैंने एटिकेट की क्लास के लिए जाना है। इस तरीके से हम दोनों काफी ज्यादा बिजी हो गए थे तो आज मुझे मौका मिल ही गया है उसके साथ खेलने का। फिर वो कहता है टडा रोरो। जैसे ही वो रियलाइज करता है वो डर जाता है और उसके हाथ से वो बास्केट नीचे गिर जाती है। फिर वो परेशान होते हुए कहता है रोरो रोरो क्या हुआ तुम्हें? और यहाँ पर रोरो की तो हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है, वो तो रोरो से ज्यादा एक बूत लग रही होती है। फिर वो परेशान होते हुए अपना सर पकड़े कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है? और रोरो कह रही होती है मास्टर आप परेशान ना हो, आप इतना पैनिक ना करें, मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है मैं कैसे परेशान ना हूँ, तुम बिल्कुल भूत लग रही हो इस वक्त। तो वो
तो फिर कहती है मासूम अंदाज में, वो दरअसल मैं लेसन्स ले रही थी ना, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। तो वो कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम पर इतना हाश हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ये श्योर करवाता हूँ कि वो बंदा पे करेगा इसके लिए। लेकिन रोरो उसे कुछ बता नहीं रही होती है। तो वो कहता है रोरो कुछ तो बताओ। फिर वो चौंकता है तो रोरो ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है। फिर वो उसे चुप करा रहा होता है, रोरो क्यों तुम अपसेट हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं। फिर वो कहता है नहीं तुम मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो। बिस्किट को ग्रैब करते हुए यंग मास्टर कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मदर तुम्हें डांटेंगी, तुमने फिर से फूड को फ्लोर पर गिरा दिया है। और उसे कुछ पता नहीं होता। जैसे ही वो देखता है एंडी रोरो को चुप करवा रहा होता है और रोरो रो रही होती है। फिर रोरो जब उसे देखती है तो वो शर्मा जाती है और कहती है नहीं मैं इसको अपने आंसू नहीं दिखा सकती। तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करती है कि नहीं मैं अपने आंसू से नहीं दिखा सकती, मैं इसको अपनी ये वाली साइड नहीं दिखा सकती, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ ना इस वक्त। तो वो जब देखता है कि वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो सोचता है इसे क्या हुआ है। फिर वो उसको पकड़ लेता है और वो स्ट्रगल कर रही होती है कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिर एक नजर वो एंडी की तरफ देखता है तो एंडी कहता है तुम्हें सबसे पहले सुनना चाहिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। रोरो तुम बताओ क्या हुआ है, क्या तुम वाकई हम दोनों को नहीं बताओगी कि आखिर तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो रोरो कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही और तो कोई बात नहीं। फिर उसके हाथ दिखाए जाते हैं जहाँ पर स्क्रैचेस आ चुके होते हैं, टीचर ने मार मार कर उसके हाथों को जख्मी कर दिया होता है। तो एंडी कहता है लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा प्रिंस देखता है तो वो कहता है एंडी चलो जाओ बास्केट को क्लीन करो और दूसरे स्नैक्स प्रिपेयर करने के लिए कह के आओ। तो एंडी कहता है नहीं पहले ये चीज जरूरी नहीं है, मुझे उससे बात करने दो। तो वो उससे कहता है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से फ्लोर को क्लीन करो। और एंडी कुछ समझ नहीं पाता, फिर वो उसको किक करके बाहर निकाल देता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। फिर वो अपनी पॉकेट से क्लीन रुमाल को निकालता है और कहता है अब तुम्हें इसे मजीद छुपाने की जरूरत नहीं मुझसे। और फिर अपनी कनी पर बैठते हुए कहता है अपना हाथ मुझे दो। तो रोरो शर्मा कर कहती है नहीं मास्टर आपको नीचे बैठने की जरूरत नहीं। और वो बहुत हैंडसम लगता है इस तरीके से कनी पे बैठा उससे उसका हाथ मांग रहा होता है। और वो शर्मा जाती है लॉर्ड यूली ये आप क्या कर रहे हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है दिखाओ मुझे। तो वो कह रही होती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हूँ। तो वो कहता है क्या तुम इसे ठीक होना कहती हो। कहती फिर वो अपने पास से एक मेडिसिन निकालता है और उसके हाथ पर अप्लाई करता है और वो उसे देख रही होती है और उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में इन दोनों की लव स्टोरी चलेगी। देखते हैं मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही साबित होती है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तो वो कहती है नहीं। तो यूली उसे कहता है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, सो परेशान मत होना। तो वो कहती है प्लीज तुम ग्रेस को मत बताना कि मैं रोई थी। फिर उसे पैट करते हुए कहता है तुम परेशान ना हो, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। वो जाने लगता है तो उसे रोकते हुए कहती है प्लीज लॉर्ड यूलियस क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहती इस रूम में। तो वो चौंकता है उसकी बात पर। वो कहता है तुम्हारी मेड आ जाएगी, तुम भला अकेली क्यों रहोगी। फिर वो रियलाइज करता है सोचने वाली बात है कि ये जो चाइल्ड है अपने कमरे में अकेली है और जो इसकी चिमनी है उसमें भी लकड़ियां तो पड़ी हुई हैं लेकिन आग नहीं जल रही। फिर उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने बातें करते हुए सुना था मेड्स को के हमें इसकी खिदमतें करने की क्या जरूरत है, कल की आई लड़की मालकिन बनी फिरती है, हमें इसकी जगह इसको दिखानी ही होगी, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अच्छा तो वो जिसकी बात कर रहे थे वो रोरो है। और रोरो इंतजार कर रही होती है कि ये क्यों मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। फिर उसे याद आता है कि मेरे फादर और मदर ने तो कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी कि इसको किसी वजह से कोई भी मसला हो, तो आखिर ये चीजें हमारे ध्यान में क्यों नहीं आई। फिर उसे कहता है चलो ठीक है। मेड आकर ग्रेस को बताती है कि प्रिंस उली ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपको जो रोसलीन है उसके चैम्बर में आना होगा और आप समझ जाएंगी कि क्या मसला है। और वो लेटर पढ़ते हुए कहती है यूली ने बुलाया है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है क्या कुछ हुआ है, क्या कोई ऐसी बात है जो हमारे सामने डिस्कस नहीं हो सकती। तो कहती है नहीं, उसने बस रोसलीन के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो कहती है और
ओह अच्छा, मैं माजरत चाहती हूँ अगर मैंने आपको इंटरप्ट किया हो। मुझे आप ये बताए लेडी, आप आखिर एक मेड के कहने पे इतनी जल्दी जा रही हैं, क्या आपको उस लड़की कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं? ओहो, मैं तो वैसे ही कह रही थी। आप मेरी बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। फिर वो कहती है, लेडी सोफिया, ये जो बच्ची है ये अब हमारे अंडर और देख रेख में है, तो मैं अपने हस्बैंड को नाराज नहीं करना चाहती। आपको तो पता है ना अपने छोटे भाई का, वो नाराज हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला रोसलीन को कोई मसला हुआ है। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझेंगी। अंदर से तो वो गुस्सा कर रही होती है और ऊपर से कहती है, हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है उस मेड के साथ और सोफिया गुस्सा कर रही होती है कि आखिर ये कल की आई लड़की हम में से भी आगे निकल गई। फिर उसे रूरू का मासूम सा एक्सप्रेशन याद आता है और वो हंस देती है कि आखिर ये बच्ची कब तक यहाँ पे सरवाइव करेगी, मैं भी देखती हूँ। डचेस दिखाई जाती हैं जो कि आवाज सुनती हैं और चौंकती हैं कि क्या हुआ। फिर लेडिया दिखाई जाती है कि जो कि सर्वेंट्स पे भड़क रही होती है और कह रही होती है कि ढूंढो उसे, मैंने कहा ढूंढो, मुझे हर हाल में वो चाहिए। उसकी मदर आवाज देती है लेडिया, तो वो कहती है जी, और भागते हुए वो अपनी मदर के पास जाती है और कहती है, मदर देखे ना, मेरा जो नेकलेस मुझे फादर ने दिया था वो मिस हो गया है। वो कहती है क्या? फिर वो कहती है, मदर मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे वो हर हाल में चाहिए। और जो डचेस है वो देख रही होती है कि ये दोनों कर क्या रही हैं। फिर उस लेडी सोफिया कहती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई है कि हमारे पैलेस में से इतनी कीमती चीज कोई चुरा ले और गुम हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी की इतनी प्रीशियस चीज जो है वो ऐसे ही गुम हो जाए? तो डचेस कहती है, क्या तुमने अपने रूम के अलावा भी कहीं से पहना है? तो वो आंसू पोंछते हुए कहती है, ओ हाँ, मैंने सबसे पूछ लिया लेकिन रोसलीन से नहीं पूछा। जो ऐसा है कि मैं और रोसलीन जो है एटिकेट की क्लास के लिए इकट्ठे ही जाते रहे हैं। हाँ हाँ, आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। फिर प्रिंस और रोरो दिखाए जाते हैं, वो उसके पास ही बैठा होता है और रोरो उससे बातें कर रही होती है बहुत खुशी से। फिर वो गुस्सा करते हुए कहती है, मदर क्या ये सच है कि वो ब्राड आपका रूम इस्तेमाल कर रही है? तो उसकी माँ परेशान होते हुए कहती है, चुप करो तुम, तुम्हें नहीं पता, मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने डिवाइन पावर को इनहेरिट नहीं किया। तो कहती है, डिवाइन पावर? तो वो बता रही होती है जो डिवाइन पावर है वो बहुत ज्यादा रेयर है और ये जो फर्स्ट एम्परर था, हमारे जो इंसेस्टर हैं, उन्हें ये गॉड से मिली थी और अब ये जो पावर है वो बहुत ज्यादा रेयर हो गई है और ये सिर्फ नोबल्स को ही मिलती है जो कि बाद में जाकर इस पावर की वजह से राज करते हैं फिर इस दुनिया पर। और अब हजारों साल गुजर गए हैं कि ये जो पावर है ये बहुत कम लोगों को अब मिलती है और ये सिर्फ रॉयल फैमिली में ही और हाउस ऑफ मार्कियस के ही लोगों को मिलती है। उनमें से जो ये पावर इनहेरिट करता है वो बाद में गद्दी का वारिस बनता है और मेरे पास ये पावर नहीं थी, सो मुझे कोई भी अथॉरिटी नहीं मिली और मुझे अहमियत नहीं मिली। ये पावर मेरे फादर के बाद मेरे भाई को मिली है और आगे से अब यूली में ये सिंग्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं नजर आने के, उसमें डिवाइन पावर जो है वो मौजूद है। और फिर वो खुश होते हुए सोचती है, हाँ अगर लेडिया और यूली जो हैं वो शादी कर लेते हैं और मैं उनकी शादी करवा देती हूँ तो सब कुछ मेरे पास वापस आ जाएगा और सब कुछ मेरा होगा।